ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टूल्स। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड पे थी टूल बार। ऐसा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, इन सॉफ्टवेयर में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी टूल या पैनल के ऊपर, स्पेसिफिकली टूल्स के ऊपर, पैनल्स के ऊपर नहीं, अगर आप होवर करते हैं, होवर करना क्या होता है कि आप उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए अपना माउस को रोकते हैं और उसके ऊपर से क्लिक छोड़ देते हैं, तो एक नई विंडो जिसके मेन शॉर्ट रिजल्ट होता है। तो अगर आप हम इसमें देखें तो ऊपर उसने एक वीडियो एनिमेशन में बताया हुआ कि ये काम कैसे करता है। उसके नीचे उसने टाइटल में इसका नाम बताया हुआ, जो सबसे ऊपर टूल है हमारा, दैट इज सेलेक्ट। उसने उस छोटे से बॉक्स के अंदर वी लिखा हुआ है, विच इज शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन टूल। और नीचे उसने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट, ये पूरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। और अगर आप लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पे ले जाके इसका कोई मजीद कह लें कि डिटेल्ड ट्यूटोरियल वहां पे दिखाएगा। सो इन स्टार्टिंग जो है, आपने टूल्स के नाम इसी तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये तो ये कि आपको उनकी आइकन्स याद हो जाएं, अदरवाइज आप उनके ऊपर होवर करें तो वो भी आपको बता देते हैं। जबकि आई थिंक कोई जो पुराने वेरिएंट है इलस्ट्रेटर के, उसमें इस तरह से ये इतना डिटेल्ड नहीं आता। लेकिन जब आप इसके ऊपर होवर करते हो ना, तो उस माउस के, आपके माउस कर्सर के बिल्कुल नीचे छोटी सी ना एक डिस्क्रिप्शन में उसका नाम बता देता है कि कौन सा टूल है। तो लेट्स स्टार्ट विद जो सबसे ऊपर हमारे पास टूल नजर आ रहा है, दैट इज सिलेक्शन टूल। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना तो आप ये पैनल के जो आपके पास है, टूल बार है, इसके बिल्कुल ऊपर आपको दो छोटे से दो ट्राइंगल्स की तरह ना एरो बने हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पैनल हो जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी, डबल रो में, डबल कॉलम में आ जाएगी। तो मैं यूजली इस तरह से यूज करता हूँ इन दिस, कह सकते हैं फॉर्मेट। आपको जो इजी लगे आप उसमें से रख सकते हैं। सो द फर्स्ट टूल इज सिलेक्शन टूल। व्हाट डज सिलेक्शन मींस? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो हम डिजाइनिंग के, कोई भी एलिमेंट जब यूज करेंगे ड्यूरिंग डिजाइनिंग, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम हमेशा सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। किसी चीज को हमने मूव करना है, किसी चीज को हमने कॉपी करना है, किसी चीज को हमने डिलीट करना है, उसके लिए हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी चीज की हमने अरेंजमेंट चेंज करनी है तो पहले हमें उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्शन टूल। ना फॉर एग्जाम्पल मैं एक ना यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। जैसे अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक आर्टबोर्ड के अंदर एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। अब अगर तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट किए बगैर मैं अपने कीबोर्ड से ना की स्ट्रोक्स जो आपके एरोज की होती हैं, मैं उनके साथ मूव कर रहा हूँ। ये देखें, मैं एरो कीज प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शो हो रही है जो की स्ट्रोक्स आ रहे हैं। जब मैं कोई, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है? यस सर, राइट और लेफ्ट ये वाली चीजें ओके जा ओके रही हैं। ओके। तो अभी देखें, मैं कोई भी राइट या लेफ्ट की मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ तो इट्स नॉट मूविंग, कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा। इंस्टेड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने फिर आके इसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं देखें राइट क्लिक करता हूँ तो इट इज मूविंग राइट। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इट इज मूविंग लेफ्ट। सो दैट इज हाउ सिलेक्शन वर्क। किसी भी चीज के लिए हमें सिलेक्शन टूल जरूर कर यूज करना पड़ता है, किसी भी चीज को अगर हमने मूव करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर हमने इवन इसको रिसाइज करना है तो आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और इसके जो साइड पे ये कॉर्नर पे आप कहते हैं ना जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये यू पीपल कैन काउंट, ये 8 बॉक्सेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे, इनको कहते हैं बाइंडिंग बॉक्स। आप बाइंडिंग बॉक्स को यूज करके इनको रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ इनकी विड्थ कम करूँ, तो मैं इसकी जो लेफ्ट साइड पे सेंटर वाला है बाइंडिंग बॉक्स, इसको क्लिक करके मैं इसकी विड्थ कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ हाइट को ज्यादा करूँ ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर वाले बाइंडिंग बॉक्स से करूंगा जो सेंटर में है। अगर मैं नीचे को हाइट ज्यादा करना चाह रहा हूँ तो नीचे वाली साइड पे जो सेंटर में बाइंडिंग बॉक्स है उसके साथ करूंगा। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट पे चाहता हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे बाइंडिंग बॉक्स को इंक्रीज करूँ, सॉरी राइट साइड पे, मैं राइट साइड वाला सेंटर वाला जो है बाइंडिंग बॉक्स उसको यूज करके इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। इन केस मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों एक टाइम पे इंक्रीज हो, मुझे अलग अलग ना करनी पड़े, तो जिस डायरेक्शन में मैं करना चाहता हूँ हम उस डायरेक्शन के कॉर्नर वाले बाइंडिंग बॉक्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट
कि मैं जो इसकी हाइट और विड्थ है वो लेफ्ट साइड पे और टॉप पे दोनों तरफ इंक्रीज करूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप लेफ्ट वाला बाइंडिंग बॉक्स है उस पर क्लिक करूंगा और इसको किसी भी डायरेक्शन में मैं इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करूँ, उसको मैं रोटेट करूँ, सॉरी, मैं उसको घुमाऊं, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी रोटेट करूँ, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके उसके कॉर्नर पे आऊंगा और कॉर्नर से थोड़ा सा बाइस बाहर को लेके जाऊंगा अपने माउस को। यू कैन सी जो इसका माउस था दैट हैज बीन चेंज टू एक, वो कह लें कि कर्व एरो के अंदर चेंज हो गया है। तो दैट मीन्स नाउ इट इज रेडी टू बी रोटेटेड। मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा, ठीक है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करूँ, तो ओके, हम उस तरफ बाद में आते हैं, हम पहले जरा थोड़े से टूल्स को एक्सप्लोर कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में वो चीज़ बताता हूँ। लेट्स से नाउ आई वांट टू डिलीट इट, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अपने कीबोर्ड से डिलीट डिलीट या बैक स्पेस का ना बटन क्लिक कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये उसको डिलीट कर देगा। सो दैट इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर आर्टबोर्ड। इसके साथ ही जो हमारे पास एक टूल गिवन है दैट इज, अच्छा, जो हमारे पास सिलेक्शन टूल है वो एक एरो बना हुआ है या माउस कर्सर की तरह बना हुआ है, लेकिन वो आउटलाइन में है, उसका कलर डार्क है और उसकी जो आउटलाइन है वो वाइट है। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसके साथ ही, वो लाइट कलर में, उसके आउटलाइन कोई नहीं है लेकिन उसका जो कलर है वो लाइट कलर में है। तो दैट इज सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगेन लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब सिलेक्शन टूल के साथ हम इसका क्या क्या कर सकते थे, हम इसको मूव कर सकते थे, कर सकते थे, डिलीट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते थे। इन केस हम चाहते हैं हम इस शेप को मॉडिफाई करें, तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके किसी स्पेसिफिक कॉर्नर से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये एक्सेस अलाउ करता है कि हम इसके किसी स्पेसिफिक, that is how direct selection tool is used. Another thing which is also used in direct selection as well as वो selection tool में भी यूज होती है, वो होती है कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो है, हमारी जो रेक्टेंगल है या कोई भी शेप है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा जूम करूं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, कॉर्नर विजेट। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका जो कोई भी शेप है, लेट से फॉर नाउ हम कहते हैं जी रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर्स को राउंड करने की, इन दिस फॉर्म। सो अगर हम चाहते हैं कि हम सबको ना करें, सिर्फ एक को ही करें, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि डायरेक्ट सेलेक्ट के साथ उस कॉर्नर को सेलेक्ट करें और सिर्फ उसके साथ प्ले कर लें, दिस वन। द अदर ऑप्शन इज कि अगर आप नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट करें, आप सिलेक्शन टूल के साथ ही करें, तो आप क्या करेंगे, पहले जो कॉर्नर पे डबल क्लिक और डबल क्लिक करके आप उसको इस तरह से मूव करेंगे तो भी वो सिंगल कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हैं। That is clear how you can play with resizing an object, moving an object, modifying an object using direct selection tool, uh, using corner widgets. ये कुछ चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। So next we are moving to shapes. I would suggest कि आप लोग ये चीजें अपने पास लिखें कि हमने कौन सा टूल पढ़ लिया है या कौन सी टेक्निक पढ़ ली है। आप लोग अपने पास नोट कर लें कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ लिया है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ लिया है, हमने रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं हमने वो पढ़ लिया है, सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये पढ़ लिया है, कॉर्नर विजेट्स के साथ कैसे प्ले करना है ये पढ़ लिया है। ये चीजें आपको अक्सर भूल जाती हैं, तो फिर जब आप पढ़ते हो तो आपको रिकॉल हो जाती है कि हमने उनको कैसे यूज किया। उसके साथ आपके पास एक ट्रैक भी रहेगा कि आपने क्या क्या सीखा है एग्जैक्ट। तो आप लोग इन चीजों को नोट किया करें। मूविंग नेक्स्ट टू शेप्स, अगर आप अपने टूल बार में देखें तो मेरे पास इधर थर्ड नंबर पे लेफ्ट पे शो हो रहा है रेक्टेंगल टूल, एक रेक्टेंगल बनी हुई है। वैसे दो रेक्टेंगल्स है लेकिन अभी दूसरी को, जिसके अंदर थोड़ा सा एक वो ग्रेडियंट सा फिल है, फॉर नाउ लीव दैट, जो एक सॉलिड रेक्टेंगल नजर आ रही है आपने उसके ऊपर जाना है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो दैट इज आवर रेक्टेंगल टूल, जिसको यूज करके अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की। इसकी शॉर्टकट की होती है एम। एक आपको ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करें और फिर आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करते हैं, आपने इसको कहीं पे भी एक जगह
पे आपने इसको क्लिक करना है अपने माउस को, लेकिन आपका डायरेक्ट जो रेक्टेंगल टूल है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्रैग करके जिस तरफ भी जाए आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ना, जिस तरफ भी, जैसे मैं माउस छोड़ूंगा तो विल हैव अ रेक्टेंगल ओवर। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल। बट फॉर एग्जांपल आई वांट कि मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनको जरा डिलीट कर लूँ फॉर वंस ताकि मेरे पास ज्यादा क्लटर ना हो। उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा। याद रहे रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की है एम। नोट किया करें अपने पास इन चीजों का, नोट्स बनाया करें। एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू पीपल। आप लोगों में से जिसके एट द एंड ऑफ द जो हमारा कोर्स है, मैं चेक करूंगा जिसमें सबसे अच्छे से अगर नोट्स बनाए हुए या कोई भी चीज इस तरह की बनाई हुई विच इज विच कैन वर्क एज अ हेल्पिंग मटेरियल, तो उसको मैं पर्सनली ये गिफ्ट दूंगा। तो बी श्योर कि आप लोग सारे कोशिश करें इस गिफ्ट को सिक्योर करने के लिए। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक स्क्वायर चाहिए, मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद जब मैं अपनी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा। तो शिफ्ट की प्रेस करने से क्या होगा, ये देखिए मैंने शिफ्ट की प्रेस की। अब ये देखें, अब ये शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं स्क्वायर या सर्कल कोई भी चीज, जब आप कोई भी शेप यूज कर रहे होंगे ना, तो अगर आप चाहते हैं आप इसको एक प्रोपोर्शन में ड्रॉ करना चाहते हैं, ना कि इम्प्रॉपर हो, आप चाहते हैं कि ये एक प्रोपोर्शन में, अभी देखें इसकी जो रेशियो है वो 1:1 है, तो अगर आप इस रेशियो में ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए शिफ्ट की यूज करेंगे। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द वेज हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर। दैट वाज कि हम यहाँ से सिंपली अपना जो भी है लेट्स से रेक्टेंगल टूल है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं और हम उसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ द वेज। द अदर वेज इज कि मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और आर्टबोर्ड पे आके कहीं पे भी सिंपल लेफ्ट क्लिक करता हूँ अपने माउस से, तो मुझे एक ये नया एक विंडो शो करता है जिसमें इट इज आस्किंग फॉर विड्थ एंड हाइट। मैं यहाँ से अपनी जो भी विड्थ है, लेट्स से आई वांट इट इन 512 विड्थ एंड 512 हाइट। अब अगर मैं इसके साथ यूनिट मेंशन नहीं भी करूंगा ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक यूनिट एज पिक्सल, क्योंकि हमने जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो वो हमने पिक्सल में रखा था। तो ये इसने उसको बाय डिफॉल्ट पिक्सल सेट कर दी। हाँ, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो अगर मैं लेट्स एक बार ये बनाता हूँ, यू कैन सी हमारे पास 512 बाय 512 इंच की एक आ गई है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको जरा मूव कर देता हूँ एक साइड पे, दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और अब मैं इसको डिफाइन करूंगा इन इंचेस। मैं कहता हूँ मुझे 3 इंचेस, इंचेस के लिए मैं यूज करूंगा आई एन, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंचेस। यहाँ लिखता हूँ 3 इंचेस और इसकी जो हाइट है वो भी मुझे चाहिए 3 इंचेस। तो देखें जैसे ही मैं नेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके पिक्सल में लिख देता है। तो आई विल हिट ओके, और ये हमारी रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है आप हाइट या विड्थ देंगे उसके मुताबिक उसको ड्रॉ कर देगा। सो दिस वाज अबाउट रेक्टेंगल टूल। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ हम एक पैनल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, टूल पढ़े हैं 2-3, अभी हम इसके साथ एक पैनल को डिस्कस करेंगे। अगर अब अपनी राइट साइड पे देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल शो हो रहा है। इलस्ट्रेटर 2020 में इसका जो आइकन है वो डिफरेंट है। वो आइकन अगर मेरे पास कहीं प्रेजेंटेशन में पड़ा हुआ तो आई विल शो यू, और मैं आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ फॉर नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज पैनल ओपन करता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल शो ना हो रहा हो तो उसका तरीका होता है कि आप लोगों ने विंडोज में जाना है। ऊपर हमारी मेन्यू बार में एक ऑप्शन होती है विंडोज, विंडो, आपने वहां विंडो में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है प्रॉपर्टीज। हम अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्रॉपर्टीज में, जैसे इस पर क्लिक करूंगा हमारा प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज का पैनल, ये सारा तो प्रॉपर्टीज का पैनल नहीं है, तो फॉर से हम जो बाकी हैं हम उनको जरा क्लोज कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी का पैनल, इसमें जो ऊपर ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आवर शेप। इसमें सबसे पहले आ रही है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस क्या है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारे आर्ट बोर्ड का, दैट इज एक्स एक्सिस। सॉरी कैनवस, जो हमारे कैनवस का स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज एक्स एक्सिस, ये जो भी है। और इसी तरह वाई एक्सिस के हमारे कैनवस के ऊपर कितना स्टार्ट ही कहाँ से ले रहा है, दीज आर
एक्सिस हम हमारा इनके साथ ज्यादा ऐसा सरोकार नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है विड्थ और हाइट की। हम अगर विड्थ इसकी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग एक चीज देखें तो मैं जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। दैट इज बिकॉज जो इसके सामने ये लिंक का ऑप्शन है वो मेरे पास एनेबल्ड है, वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी देखें वो अनलिंक हो गया और उसका वो चेंज भी हो गया है, एज वेल एज उसका कलर भी चेंज हो गया, अगर आप इसको देख सकें तो। ये सबको नजर आ रहा है कि ये अभी डिसेबल हो गया है, जबकि पहले ये इस तरह क्लिक था और एनेबल था। अभी मैंने इसको डिसेबल किया है और अगर आप मैं इसकी लेट से जो हमारे पास हाइट है दैट इज सेट टू 285 px और विड्थ भी 285 है। अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करके कर देता हूँ से 385, जैसे ही एंटर करूंगा आप देख सकते हैं इसकी हाइट इंक्रीज होगी। तो अब अगर हम इसकी हाइट और करेंगे तो इट विल नॉट बोदर मच, हम इसको डिफरेंटली भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ पे हम अगर देखें तो नीचे हमारे पास एक ये बना हुआ है, एक सेक्टर टाइप बना हुआ है आर्क सी ना। अगर हम इसको होवर करें तो हमें बता रहा है कि इट इज रोटेट। तो हमने अगर अपनी शेप को रोटेट करना है तो हम इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू रोटेट इट बाय 15 डिग्री। अगर मैंने इसको कैलकुलेटेड रोटेट करना है, एक तरीका मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके कॉर्नर विजेट पे जाके थोड़ा सा अपने माउस को बाहर लेके जाएंगे तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी हमारे पास वैल्यू चेंज होगी, अपडेट होगी। तो मैं अगर इसको चेंज करके लेट से रख देता हूँ 125, तो देख सकते हैं आपने इसको इसने उसको रोटेट कर दिया। अगर मैं इसको जीरो पे रखता हूँ तो दोबारा जीरो पे आ जाएगा। अच्छा, कहीं पे भी जब आप वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे होते हैं ना, लेट से अभी जैसे यहाँ पे है मैंने जीरो है, मैंने इसको इंक्रीज करके टू करना है, तो इंस्टेड ऑफ मैं पहले बैक स्पेस दबाऊं दो बार फिर टू एंटर करूं और फिर मैं एंटर क्लिक करूं, तो उससे एक आसान तरीका ये है कि हम सिंपली जाके इसके ऊपर अपने माउस के साथ इस तरह क्लिक करेंगे और जो माउस व्हील होता है हमारा, अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो उसको जब मैं ऊपर की तरफ अगर लेके जाऊंगा मूव करूंगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय वन। अगर मैं उसको नीचे की तरफ मूव करूंगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके उसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय 10। मैं जिस तरफ भी मूव करूं, अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं ये वैल्यूज में चेंज इस तरह से करता हूं, मैं एरो कीज भी यूज कर सकता हूं अपने कीबोर्ड से। देखें अभी वैल्यू जीरो है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो की ऊपर वाली यूज करता हूँ अप की, तो इट इज रोटेटिंग बाय 10। इसी तरह अगर मैं डाउन की यूज करता हूँ तो इट इज रोटेटिंग बाय 10। हाँ, अगर मैं एक एक करके करता हूँ तो एक एक के साथ वैल्यू चेंज होगी। इट इज अबाउट रोटेटिंग। लेट से मैं इसको अभी सेट कर देता हूँ जी 20 पे। नेक्स्ट चीज आपको दिखानी है, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा रोटेट हो। इट वाज अबाउट रोटेशन। इसके साथ ही हमारे पास ये आ जाती है रिफ्लेक्ट। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है। पहली ऑप्शन हमारे पास है फ्लिप हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया है अपॉन इट्स वाई एक्सिस। सेंटर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपॉन वाई एक्सिस। इसी तरह अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली करता हूँ, सॉरी फ्लिप वर्टिकली करता हूँ, तो ये उसको वर्टिकली फ्लिप कर देगा, क्योंकि ये हमारे पास एक शेप इस तरह की है। लेट से हम इसको कर देते हैं ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपको शायद क्लियर फर्क नजर आ जाए ये कैसे इसको या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द शेप। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके साथ हमें थ्री डॉट्स दिए गए हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें दोबारा फिर यही है और वही एक दो चीजों का डिफरेंस है जिसमें आ जाता है। एक तो ये आ जाती है शेयर वाली, लेट मी चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, जिसको दोबारा से जरा एक उसमें कन्वर्ट करने में। दिस वाज द एक्चुअल शेप वी हैड। अगर तो मैं इसको, ये शेयर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं शेयर करता हूँ तो देखते हैं ये थोड़ा सा ना एक वो पैरेललोग्राम टाइप बन जाता है। इसी तरह अगर इसको मैं नेगेटिव में लेके जाता हूँ तो ये दूसरी तरफ को उस तरह से शेयर होना शुरू हो जाएगा।
अब समटाइम आप डिजाइन में इसको डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। आई मैंने आज तक जो इसको मोस्टली यूज किया वो लोगो डिजाइन के अंदर, क्योंकि मुझे शेप्स को इस तरह से बनाना पड़ता है तो उसमें मैं यूज करता हूँ। फिर आ जाता है स्केल कॉर्नर्स। अब हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं जो हमने कॉर्नर्स की बात की थी, कॉर्नर विजेट्स की। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कॉर्नर विजेट्स को इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके कॉर्नर जो रेडियस है वो मैं यहाँ तक दे देता हूँ। अब इन केस में अगर इसको रिसाइज करता हूँ ना या बड़ा करता हूँ, तो देखिए इसके जो कॉर्नर विजेट्स हैं वो उसी तरह से हैं, वो चेंज नहीं हुए। वो भी क्योंकि शेप बड़ी हुई है तो शेप के साथ वो बड़े नहीं हुए। इन केस मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ स्केल कॉर्नर्स। अब जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगा तो उस हिसाब से बड़े या छोटे होते हैं। या आपको आगे चल के मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ समझ आ जाएगा जब मैं इसके स्ट्रोक्स और उन चीजों पे भी करूंगा। इट वॉज अबाउट रेक्टेंगल टूल एंड प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज और भी हैं लेकिन रेक्टेंगल की इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसकी सिर्फ इतनी ही अभी तक यूज हुई हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू, अगर आप देखें तो हमारे पास टूल बार में कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ कॉर्नर पे छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है। सो दिस ट्राइंगल मींस कि इसके अंदर कुछ हिडन टूल्स हैं। अब उन हिडन टूल्स को हमने अनहाइड कैसे करना है, उनको अनहाइड करने के लिए हम लोग इस टूल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखूंगा तो हमारे पास एक नई छोटी सी विंडो ओपन हुई है जिसमें से कुछ और मुझे टूल्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर रेक्टेंगल टूल है, हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सप्लोर। फिर आ जाता है पॉलीगॉन एलिप्स टूल। एलिप्स टूल की शॉर्ट की है एल। एलिप्स टूल इज यूज फॉर ड्राइंग एलिप्सिस और फॉर ड्राइंग सर्कल्स। नाउ बिकॉज सर्कल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए हमें शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है वाइल ड्राइंग इट, ताकि जो है वो प्रोपोर्शनल रहे। तो दैट इज हाउ सर्कल और एलिप्स टूल वर्क्स। और प्रॉपर्टीज में फिर वही चीजें हैं, हाइट एंड विड्थ और रिफ्लेक्शन। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हैं। मुझे ये सिलेक्ट करने में जरा, ये जो एलिप्स है हमारे पास, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रोटेशन, एलिप्स एंगल। आपने इसको कहाँ रखना है, ऑल्दो दैट वर्क्स जस्ट लाइक रोटेशन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज पाई स्टार्ट एंगल। अगर हम इसके एक पाई चार्ट की तरह बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। आई डोंट नो ये इलस्ट्रेटर 2020 में है या नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेटर 2023 में है। अगर इफ एनीवन वांट्स तो मैं आपको इसका भी कहीं से लिंक दे दूंगा। मेरे पास इसकी भी पड़ी हुई है तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। फिर अच्छा, ये एक्चुअली इसी के साथ लिंक करके हम जो है कि आपने किस एंगल पे आपने इसको बनाना है वो है। और इसी तरह इसकी कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने इसमें सिर्फ सेक्टर रखना है या आपने इसके अंदर से पाई पूरी रखनी है। सो इट इज अबाउट दैट। हम इसको चलें डिटेल में इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में हम इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। आप इसको यहाँ से भी पकड़ के चेंज कर सकते हैं। अगर मैं हूँ अपने टूल के ऊपर और मैं इसको यहाँ से भी रोटेट करके चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को एलिप्स टूल भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर ना हो तो मुझे फौरन बताइएगा। द नेक्स्ट टूल इज पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? मैंने जो छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स किताब पढ़ी थी उसमें मैंने पढ़ा था पॉली का मतलब होता है मैनी। सो द पॉलीगॉन मींस सर वो अ जो शेप विद, octagon, वो जी डिफरेंट टाइप एग्जैक्टली, की शेप। octagon, hexagon etc. So polygon means a shape with many sides. अब मैनी साइज में मैनी के अंदर सर तीन भी जिस आ तरह जाता हम है। लोग ये करते हैं ना काउंटिंग में, मोनो मतलब एक, तो पोली मतलब ज्यादा, तो पोलीगोन वो ऐसी जी शेप होती है जिसकी शेप वो ना साइड ज्यादा होती है, एक ऐसी शेप को। एग्जैक्टली exactly. तो आपको इस जवाब देने में कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर तो नहीं हुआ तो आई विल एनकरेज ज्यादा से ज्यादा जवाब दिए। आप लोगों के नहीं जहन सर में जो कोई जवाब मसला होता नहीं। है वो सही होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ डर रहे होते हैं कि वो गलत ना हो। तो अगर गलत होगा भी तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ सही करने के लिए बैठा हूँ। हम यहाँ से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करेंगे। नो बाय डिफॉल्ट जो पॉलीगॉन के अंदर सेट होता है वो होती है हेक्सागोन सेट होती है, उसकी 6 साइड्स होती है। ये देखें जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया तो इसने हेक्सागोन बना दिया।
नो रिमेंबर वन थिंग, जो पॉलीगॉन होती है ना वो हमेशा प्रोपोर्शनल बनती है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर आपने उनको करना हो तो आप चेंज करना हो तो आप उनको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं सिंपली उनके किसी एक पकड़ के कॉर्नर विजिट से, या सॉरी बाउंडिंग बॉक्स से पकड़ के आप उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, वो उनकी प्रोपोर्शन जो है वो खराब हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, चलें 6 शेप साइड्स वाली शेप हमने बना ली। इन केस हमने डिफरेंट बनानी है, हम वी वांट अ पेंटागन व्हिच हैज 5 साइड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे? नाउ इट हैज टू वेज। फर्स्ट इज द सेम एज जैसे हम लोग जो दूसरा तरीका था रेक्टेंगल वगैरह बनाने का, दैट वाज हम सिंपली यहाँ क्लिक करें, इस जो ये वाली हमारे पास विंडो आती है इसके अंदर हम उसका साइज सेट करें कि इसका रेडियस कितना होना चाहिए, लेट्स से 50, और नंबर ऑफ साइड को सेट करते हैं 5 पे क्योंकि हमने पेंटागन बनाया। तो यहाँ पे हिट करें ओके, सो इट विल क्रिएट अ शेप विद 5 साइड्स। दैट इज द फर्स्ट वे। इसी तरह हम जितने चाहें हम उनको बना सकते हैं। अदर वे इज, गौर से सुनिएगा, बहुत ये ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो आपके वर्क फ्लो को थोड़ा तेज कर देती है। तो ये आपको अभी तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब आप इस पर काम सही करना शुरू कर देंगे, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आपको जरूर इनका पता चलेगा, आपको इनकी एक अहमियत का पता चलेगा। द अदर वे इसकी फॉर एग्जाम्पल अभी ये फाइव 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 साइड्स बना रहे हैं ना, तो मुझे बताएं, लेट से मैं कहता हूँ मुझे हेक्टागोन चाहिए, हेक्टागोन होता है या हेप्टागोन होता है, द वन विद 7 साइड्स, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वाइल ड्राइंग इट, अभी मैंने अपना माउस का जो क्लिक है वो छोड़ा नहीं है, मैं अगर मैंने साइड ज्यादा करनी है तो अपना अप जो अप की एरो की है उसको क्लिक करना शुरू कर, मैं जितनी बार क्लिक करूंगा इसकी उतनी बार उतनी साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी। मैं कम करना चाहता हूँ तो नीचे वाला एरो की जो है वो क्लिक करना शुरू कर दूंगा, एंड इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग अंटिल द मिनिमम अमाउंट कम, और जो सबसे मिनिमम होती है वो 3 होती है, क्योंकि ट्राइंगल से नीचे अगर करेंगे तो एक सिंपल लाइन बन जाएगी, वो शेप नहीं। होपफुली इट इज क्लियर कि अगर आपने कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है विद मल्टीपल साइड्स तो आप इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कैसे अल्टरेशन कर सकते हैं और उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सो द मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर मैं अपने दोबारा इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल टूल वाली जगह पे क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है स्टार टूल। स्टार टूल इज जस्ट लाइक पॉलीगॉन टूल। इसका क्या काम है? इसका काम है स्टार ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास स्टार ड्रॉ कर देगा इस तरह से, दैट इज इट। द अदर वन इज कि हम यहाँ क्लिक करें। अच्छा, अब इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है रेडियस 1, एक रेडियस 2 और एक पॉइंट्स। पॉइंट्स है इसके ये कॉर्नर्स कितने होंगे, ये वाले जो आउटर कॉर्नर है ना, ये वाले 1 2 3 4 5, ये वाले पॉइंट्स होते हैं। और टॉकिंग अबाउट रेडियस वन इज इसका जो पॉइंट है वो अपने सेंटर से कितनी दूर होगा, दैट इज रेडियस 1। रेडियस 2 इज के जो 2 पॉइंट्स के सेंटर में ये जो डिप्रेशन थोड़ी सी आती है, अगर ये इसका अपने सेंटर से कितना पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको अल्टर करता हूँ, तो जो रेडियस 1 है उसको मैं सेट करता हूँ 200 पे। जैसे मैं नेक्स्ट साइज पे जाता हूँ और मैं इसका रेडियस 2 सेट करता हूँ अप टू लेट्स से 25, पॉइंट हम 5 ही रखते हैं और ओके प्रेस करते हैं। यू कैन सी हमारे पास यहाँ एक और शेप हो गई है विच लुक्स अ बिट वियर्ड, लेकिन जो हमने वैल्यू सेट की थी उनके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज अदर शेप्स। प्रॉपर्टीज पैनल को हमें ज्यादा एक्सप्लोर करने की अभी जरूरत नहीं है, जब काम कर रहे होंगे इनके साथ तब हम इनको जरूरत करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको जरा मैं कॉर्नर विजिट्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार के कॉर्नर विजिट्स भी 2 होते हैं। देखिए, नॉर्मली कोई शेप होती है तो उसकी जितनी साइड्स होती हैं उतने उसके कॉर्नर विजिट्स होते हैं। इसी तरह इसकी आई थिंक 10 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट हैज 10 कॉर्नर विजिट्स। इस तरह से आप इन शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं वेयर यू वांट टू कीप देम। ठीक है, अप टू मैक्सिमम ऑफ दिस। अगर आप चाहते हैं आप सिर्फ एक को करें, फॉर दैट इट इज कि आप उस अकेले के ऊपर डबल क्लिक करें और उसको इस तरह से आप सेट कर दें। ओके, कॉर्नर विजिट्स में आपको एक और चीज भी मैंने बतानी है, डोंट नो, लेकिन ये कोई पता नहीं क्या अजीब सी चीज बन गई है। कॉर्नर विजिट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो शेप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पॉलीगॉन्स होती हैं, आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टार्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कॉर्नर विजिट्स होते हैं, मैं इनका जरा कॉर्नर विजिट, कॉर्नर जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, और इंस्टेड वो इसके ऊपर यूज करने के मैं एक स्क्वायर के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट कॉर्नर विजिट होता है वो होता है
राउंड करने के लिए। इस तरह से आपकी जो शेप है वो राउंड हो जाएगी। अगर आपको इधर मैं दिखा सकूं, ओके सो दैट इज नॉट हेयर, वो एक एडवांस्ड वर्क स्पेस में होते हैं और मैं आपको एडवांस वर्क स्पेस में जाके वो चीजें दिखाऊंगा। अगर आप इसके कॉर्नर विजेट के ऊपर आल्ट क्लिक करके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर विजेट्स हैं वो रिवर्ट हो गए। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो इस तरह से मूव करें। दोबारा आल्ट क्लिक करता हूँ तो अभी इसको ये इस फॉर्म में ले आएगा। जो कॉर्नर्स हैं उनको इसने एक स्लोप्स की तरह बना दिया है। अगर मुझे वापस सर्कुलर में जाना है तो मैं दोबारा तीसरी बार क्लिक करूंगा और इनको वापस सर्कल्स में बना देंगे। तो इट इज अबाउट डिफरेंट, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्नर विजेट्स। क्लियर है सबको कॉर्नर विजेट्स? Okay, let's move to the next. Next is line segment tool for drawing lines. हम कहीं भी एक जगह पे क्लिक करें और आपने माउस क्लिक छोड़ना नहीं है until unless आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचे। तो जब आप छोड़ेंगे तो आपके पास एक लाइन ड्रा हो चुकी है इस तरह से। इसी तरह से आप जो ये लाइन सेगमेंट टूल है इसको आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक करें, एंगल डिफाइन करें कि आपने जो एंगल है वो किस तरह से आपने इसको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड कि मैं इसको 45 के एंगल पे मुझे एक लाइन चाहिए और उसकी लेंथ होनी चाहिए 50 px। तो मैं ओके क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक लाइन ड्रा कर देगी। आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइन ड्रा हो चुकी है। दैट इज अबाउट लाइन सेगमेंट टूल। और इस तरह इसके साथ ही हमारे जो शेप टूल्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। एनी क्वेश्चन विद शेप्स, एनी क्वेश्चन विद सिलेक्शन टूल, एनी क्वेश्चन विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एनी क्वेश्चन विद प्रॉपर्टीज पैनल, एनी क्वेश्चन अबाउट कॉर्नर विजेट्स, जस्ट लेट मी नो। अब ये जो कॉर्नर होते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होती है। कॉर्नर किस तरह के होने चाहिए? एक तो स्ट्रेट जो क्रिस्प कॉर्नर थे ये वाले हो गए। द अदर वन इज दिस वन। अब एक और होता है, अगर मैं आल्ट के साथ इस कॉर्नर विजेट के ऊपर क्लिक करूं तो अब ये बाहर की तरफ इसने सर्कल बना दिया। दिस इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ कॉर्नर्स। मैं दोबारा आल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसको ये स्लोप की तरह बना देगा। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कॉर्नर्स और इनको हम कॉर्नर विजेट्स के मुताबिक यूज करते हुए सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने कॉर्नर विजेट्स को यूज किया हुआ है तो अब अगर मैं अपने प्रॉपर्टीज पैनल में आता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास कॉर्नर विजेट्स की भी ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ से इनको चेंज कर सकता हूँ। मैंने कोई कस्टम वैल्यू अगर एंटर करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इन केस आई वांट कि सिर्फ एक कॉर्नर चेंज हो बाकी ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ये लिंक का बना हुआ है चेन का आइकन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये डिलिंक हो जाएंगे, अनलिंक हो जाएंगे। और मैं इसको वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो अब मेरा सिर्फ एक कॉर्नर का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। देयर इज एनी क्वेश्चन आई रिपीट इट। और उसके साथ ही हम नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करें। नाउ बिफोर मूविंग टू एनी अदर टूल, मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ क्योंकि अब आप लोगों को भी ड्रॉ करनी आती है तो मैं भी एक शेप ड्रॉ और आप लोगों को भी थोड़ा सा और बता दूँ। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज कलर्स ऑफ द शेप। शेप के कलर चेंज करने के भी कुछ तरीके होते हैं। एंड द इजीएस्ट वन इज आपकी टूल बार के अंदर जो नीचे ये दो बने हुए हैं, आप इनके थ्रू अपने, ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं इनके थ्रू आप जो दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं अपनी शेप के कलर्स को मॉडिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट किसी भी शेप के दो कलर्स होते हैं। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, किसी भी शेप के इलस्ट्रेटर के अंदर दो कलर्स होते हैं। एक होता है फिल कलर जो हमें ये सेंटर में नजर आ रहा है, दैट इज ब्लैक इन दिस शेप। दूसरा होता है स्ट्रोक कलर जिसको हम कहते हैं जो बॉर्डर का कलर होता है। अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको डिसेबल रखा हुआ है तो इसलिए देयर इज नो कलर इन द बॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिल कर देता हूँ और ये भी आप देख सकते हैं देयर आर टू कलर्स इन एनी शेप। पहले मैंने इसको यहाँ से डिसेबल किया हुआ था तो इसलिए ये नजर नहीं आ रहा था।
well now it is visible. तो इन केस आप इनमें से कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट ये जो शेप है उसके अंदर जो फिल कलर होना चाहिए, जो एक्चुअल कलर है शेप का, वो कोई और होना चाहिए, लेट्स से आप कहते हैं येलो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास टॉप लेफ्ट वाला जो बॉक्स है ना, ये जो फिल के अंदर फिल टाइप बना हुआ है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये जो टॉप लेफ्ट वाला बॉक्स है इसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ, बता भी देता है इट इज फिल एंड स्ट्रोक कलर। तो इसमें हम फिल वाले कलर के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा और मैं इस कलर पिकर के अंदर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी ये हमारे पास साइड पे कलर बार होती है राइट साइड पे, जो कलर मुझे चाहिए मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। लेट्स से मुझे इसके अंदर येलो चाहिए या चलिए ब्लू चाहिए, तो मैं इधर ब्लू पे लेके आऊंगा। क्या डिफरेंट शेड्स हैं, मैं यहाँ से जो भी शेड मुझे चाहिए है, मुझे इस डार्कर चाहिए तो मैं डार्क की तरफ जाऊंगा। अगर मैं एक्सट्रीम डार्क पे आता हूँ तो दैट इज ब्लैक, और अगर ब्राइट पे जाता हूँ तो दैट इज वाइट। जबकि जो लेफ्ट वाली पूरी लाइन है दैट इज ऑफ ग्रे कलर्स। ये ऊपर ऊपर से लेके ये जो हमारे पास सेक्टर होता है ना, लिविंग बिहाइंड द टॉप लेफ्ट साइड और टॉप बिलो साइड, ये वाला जो इतना हमारे पास एरिया होता है ना, इसके अंदर हमारे पास शेड्स होती हैं इस कलर की। यहाँ से आके लेट से मैं ये वाला कलर दे, अगर हम नहीं लेते, डार्क कलर नहीं लेते, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फिल कर रहा है वो चेंज हो सकता है, हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो इसका बॉर्डर कलर है वो भी, जिसको हम स्ट्रोक कलर कहते हैं, वो भी चेंज करना है, तो मैं इसके स्ट्रोक कलर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से जो भी शेड मुझे चाहिए है, लेट्स से मुझे ऑरेंज चाहिए, मैं ऑरेंज वाली सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर आके डिफरेंट रेड है, जो भी कलर चाहिए आपको सेलेक्ट करना है, मुझे लेट्स से ये वाला कलर सेलेक्ट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ओके क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका वाटर कलर भी चेंज हो चुका है। नाउ इन केस देर आर अदर वेज जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आई वांट कि जो इसका फिल कलर है वो इसके बॉर्डर में आ जाए और इसका बॉर्डर कलर है वो फिल में चला जाए। अब उसके दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि मैं इसका सिंपल इसको डबल क्लिक करूं और दोबारा से इस कलर को ढूंढूं यहाँ से, या इन सम केसेस आपके पास कलर कोड्स गिवन होते हैं। ये देखिए अगर हमारे कलर पिकर के अंदर, इसके अंदर यहाँ हमारे पास कलर नीचे कलर हैश टैग के साथ कोड लिखा हुआ है, दैट इज 2C8464। ये हमारे जो भी कलर यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट किया उसका कलर कोड होता है। जब आप किसी के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको कंपनी जो होती है अपने कलर कोड्स और लोगोज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अगर तो आपको कलर कोड है तो आप यहाँ कलर कोड एंटर करके वो कलर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जैसे अभी हमारे पास कलर कोड नहीं है तो ओनली ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ से मैच करेंगे, किसी तरह से ये कलर मैच कर दे। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, कि इतना वो थोड़ा अभी भी देखो सही से मैच नहीं हो गया, कंट्रोल जी करता हूँ ताकि दोबारा हम उस बैक स्टेज पे आ जाएं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस हेक्टिक टास्क, हम क्या करेंगे कि हमारे जो कलर पिकर से दो जो बॉक्सेस बने हुए थे उनके बिल्कुल अगर आप कॉर्नर में देखें तो एक छोटा सा एरो बना हुआ है, और अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो दैट सेज फिल स्वैप फिल एंड स्ट्रोक कलर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने उन दोनों कलर्स को स्वैप कर दिया, जो हमारा फिल कलर था वो स्ट्रोक में चला गया और जो स्ट्रोक कलर है वो फिल में आ गया। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट एक्स। भी देखो मैं अगर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एक्स दबाता हूँ ये उनको रिवर्ट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी शेप जब आप ड्रॉ करते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कलर फिल होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हमारे कलर सिलेक्टेड हैं सो इट इज फिलिंग इन द कलर वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड। जब आप स्टार्ट कर रहे थे डॉक्यूमेंट तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कलर आ रहे थे। बाय डिफॉल्ट कलर्स में फिल कलर व्हाइट होता है और स्ट्रोक कलर ब्लैक होता है, और स्ट्रोक की जो विड्थ होती है वो 1 सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं इसके बिल्कुल नीचे देखें आप इन दो बॉक्सेस की इस कॉर्नर में, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक और वो व्हाइट बॉक्सेस बने हुए, अगर मैं उनके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने इसके अंदर, सॉरी मैंने शेप सेलेक्ट नहीं की, सेलेक्ट करके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इनके अंदर ये आप देख सकते हैं कि उसने फिल कलर व्हाइट कर दिया है और स्ट्रोक कलर ब्लैक कर दिया। तो दिस वाज अबाउट फिलिंग कलर्स इन द इमेजेस। सो नेक्स्ट वी हैव जूम। अब ये कलर पिकर्स के बिल्कुल ऊपर देखें तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है विच इज नोन एज जूम टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है जेड। अगर मैंने जूम जूम करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से जेड सेलेक्ट करूंगा, जेड क्लिक करूंगा या टूल बार में आके जूम टूल सेलेक्ट करूंगा। देखिए मेरा जूम टूल सेलेक्ट हो गया और उसके अंदर प्लस बना हुआ है, दैट मींस इट विल जूम इन। मैं जितनी बार जूम आएगा मैं अपने माउस के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसको जूम करता जा रहा है। इन केस मैंने जूम आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो अब देखिए इसके अंदर जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया, जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर प्लस बना हुआ था। आप जब अपने लैपटॉप से चेक करेंगे तो आपको वो नजर आएगा। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इट विल स्टार्ट जूमिंग आउट। दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है। द अदर वे इज कि मैं सिंपली कोई भी टूल मेरे पास सिलेक्टेड है ना, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्लिक करूँ। मैं जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करता जाऊंगा जूम इन करता जाएगा। अगर कंट्रोल माइनस क्लिक करना शुरू कर दूंगा तो ये उसको जूम आउट करना शुरू कर देगा। इट इज द सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक ये एक बहुत हैंडी चीज है, दैट इज कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारी शेप है ना, मैं अपनी स्क्रीन को इस तरह से जूम करना चाहता हूँ कि सिर्फ यही स्क्रीन पे आए, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, सिर्फ ये मेरी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए। द ऑप्शन फॉर दैट इज कि मैं अपना जूम टूल सेलेक्ट करके इसके एक कॉर्नर से क्लिक करूंगा और इसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह से स्फीयर या रेक्टेंगल ड्रा करूंगा और आप देख सकते हैं इसमें जूम करके हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इसको वापस आर्ट के साथ करता हूँ तो इसको जूम आउट करते हैं। दिस इज हाउ जूम टूल वर्क्स। नाउ देयर आर अ फ्यू शॉर्टकट्स। एक ये है, वो मैं बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूँ। मैंने आज तक कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस जूम टूल यूज ही नहीं किया। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग विद सम टूल, तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके अगर अपने माउस कर्सर को ऊपर को लेके जाऊंगा तो ये जूम इन करना शुरू कर देगा। अगर अपने माउस कर्सर को नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो इसको जूम आउट करना शुरू कर देगा। इट इज वेरी, आई फाउंड इट वेरी इजी और वेरी यूजफुल। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इस टेक्निक को। सो दिस वाज अबाउट जूम। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से जूम कर लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो आर्टबोर्ड है ना उसको इस तरह से जूम करूँ कि वो मेरी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिट टू स्क्रीन। उसके एक ऑप्शन तो ये है कि व्यू में जाऊँ, व्यू के मेन्यू बार में से जाके व्यू में जाऊँ और यहाँ से जाके सेलेक्ट करूँ फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 0। तो मैं इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट कर देता है। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ये टेक्निक, क्योंकि आपको साथ साथ आइडिया रहता है कि आपका डिजाइन किस कंडीशन में है, राइट। So that was about Zoom tool. Any question about it? The last tool we are going to study is Artboard tool. Artboard का मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये जो हमारे पास व्हाइट एरिया होता है जिसके ऊपर हम अपना डिजाइन बना रहे होते हैं, दैट इज आर्टबोर्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मल्टीपल आर्टबोर्ड भी यूज करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल अपने आर्टबोर्ड को मॉडिफाई कर, जब हमने फाइल बनाई तो हमने फाइल बनाई थी, उसमें आर्टबोर्ड साइज रखा था लेट से 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल, और हमने काफी सारा काम कर लिया। हमें अचानक से किसी ने आके बताया, हमारे आर्ट डायरेक्टर ने या क्लाइंट ने कहा है या हमारे जहन में याद आ गए कि मैंने तो इसका साइज रखना था 2000 पिक्सल, तो क्या किया जाए। कुछ तरीके हैं। एक तरीका यह है कि फाइल को डिलीट करके नई फाइल बनाई जाए, जो कि बहुत ही कहने के घिनौना तरीका है, बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है और कोई करेगा भी नहीं। द एक्चुअल वे इज कि हम सिंपली जाएंगे अपने आर्टबोर्ड टूल पे। जूम टूल के साथ ये प्लस वाला जो साइन बना हुआ है ना, प्लस और उसके साथ छोटा सा ये बॉक्स बना हुआ है, दैट इज आर्टबोर्ड टूल। हम आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे अब हमारा आर्टबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको किसी भी कॉर्नर विजेट से, जैसे हमने अपने रेक्टेंगल को रिसाइज किया था ना, वैसे हम इसको रिसाइज कर सकते